गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आरो पुस्तक में चैप्टर नंबर 14 पहलवान की ढोलक पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि जब लुट्टन ने शेर के बच्चे यानी चांद सिंह को कुश्ती के लिए ललकारा, तब राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को समझाया और उसे 10 रुपये का नोट देकर भी कहा कि जाओ मेला देखकर तुम घर चले जाओ। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 111। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं यानी मांस नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। यानी कि जो लुट्टन सिंह पहलवान है वह राजा के समझाने पर भी नहीं मान रहा था और मैनेजर से लेकर जो सिपाही तक थे उस सब ने उसको डराया धमकाया, लेकिन लुट्टन सिंह ने हाथ जोड़कर राजा के सामने विनती की कि महाराज अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी सभा क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में यानी समर्थन में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। जो भीड़ थी वो बहुत व्याकुल हो रही थी और जो ढोल बज रहा था वह भी बजना बंद हो गया और जो पंजाबी पहलवान थे उनकी जो पूरी सभा थी वह बहुत ही क्रोधित होकर लुट्टन को अपशब्द कह रही थी और पूरी जो दर्शक मंडली थी वह बहुत ही उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के समर्थन में भी चिल्ला रहा था कि उसे लड़ने दिया जाए, उसे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली अकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। यानी जो चांद सिंह था वह ऊपर से हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डरा हुआ था क्योंकि उसने लुट्टन सिंह की पकड़ का, उसकी शक्ति का अंदाजा लगा लिया था जब उससे मुकाबला हुआ था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। अंत में राजा साहब ने भी मजबूर होकर सबके कहने पर उस लुट्टन सिंह को कुश्ती लड़ने की इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे, फिर से ढोल बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिर जा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। यानी जब राजा ने दंगल रुकवा दिया था उस समय ढोल का बजना बंद हो गया। अब फिर से ढोल बज रहा था और वह चटदा गिरदा यानी आजा भिड़ जा इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था। ढाक ढिना अर्थात वाह पट्टे, यानी कि वह वाह पहलवान लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अब लुट्टन को क्या करा था चांद ने, जो शेर का बच्चा था चांद सिंह पहलवान, उसने पूरी तरह से अपनी शिकंजी में ले लिया। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। अब दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया क्योंकि चांद सिंह ने लुट्टन को अपने शिकंजी में कस लिया था और जो दर्शक थे कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा, यानी हलवा हो जाएगा, कुचला जाएगा। इस शेर के बच्चे से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। चट गिरधा, यानी मत डरना। इस तरह की आवाज़ जब ढोल की लुट्टन सिंह के कानों में पड़ी, तब लुट्टन सिंह ने उस शिकंजे से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद
चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वही दपनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। जो बादल सिंह था, किसका गुरु था? वह चांद सिंह का। वह अपने शिष्य को प्रोत्साहित करते हुए कह रहा कि इसको वही दफना दे, यानी इसको चित कर दे। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, यानी जो राजा थे और जो वहाँ उपस्थित लोग थे वे सब चांद के समर्थन में ही बोल रहे थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, यानी जो ढोल की आवाज़ थी वही लुट्टन को प्रोत्साहित कर रही थी लड़ने के लिए। जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी उसके कानों में एक ढोल की एक आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या? धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, यानी कि जो इस आवाज़ को पढ़ते ही जो लुट्टन था उसमें उत्साह का संचार हो गया। और वो आवाज़ क्या कह रही थी लुट्टन से? दाव काटो बाहर हो जा। धाक धिना तिरकट तिना, यानी दाव काटो बाहर हो जाओ, यानी इसके शिकंजे से बाहर निकलने का उपाय सोचो और जल्दी से अपने को इसकी शिकंजे से मुक्त कर लो। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। यानी जैसे ही उसने ढोल की आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी कि दाव काटो और बाहर निकलो, उसी समय लोगों ने देखा कि लुट्टन दाव काट कर चांद सिंह के शिकंजे से बाहर निकल आया है और उसने उसी समय तुरंत लपक कर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। तभी लोग हैरानी से कहने लगे, वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो अब जनमत बदल रहा था। यानी जो लोग पहले चांद सिंह का समर्थन कर रहे थे वे अब लुट्टन सिंह के पक्ष में बोल रहे थे, उसको उत्साहित कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। मोटी और भूंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चढ़ा, यानी उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। यानी जैसे ही उसने ढोल की आवाज़ सुनी और उसी समय उसने चांद को जमीन पर दे मारा, यानी उसके चारों खाने चित कर दिए। धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। उसी समय लुट्टन ने अपना एक और दाव लगाया और चांद सिंह को चित कर दिया, यानी हरा दिया, पीठ के बल गिरा दिया। दा घिड़ घिड़ धा गिड़ गिड़ दा घिड़ घिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, यानी ढोल में से उसको आवाज़ आ रही थी वाह बहादुर, जब उसने चांद सिंह को चित कर दिया, पीठ के बल गिरा दिया। जनता यह स्थिर न कर सकी, यानी यह निश्चित नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, यानी किसका जयकारा लगाया जाए। फलतः परिणाम स्वरूप अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की और कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजय लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो जैसे ही लुट्टन को विजेता घोषित किया, वह सबसे पहले दौड़कर ढोलों के पास गया और उनको प्रणाम किया, क्योंकि उन्हीं ढोलों की आवाज़ ने थाप ने उसमें उत्साह का संचार किया, जिसके कारण वह चांद सिंह को पराजित कर सका। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, अरे अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लेकिन जब मैनेजर साहब वगैरह उसको
रोक रहे थे और कह रहे थे कि इसने राजा के कपड़े खराब कर दिए हैं, तो राजा ने स्वयं उसको अपनी छाती से लगाया और उसको शाबाशी दी कि तुमने अपनी मिट्टी की मान सम्मान की रक्षा की। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी सभा चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने ही पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, यानी उसको राज पहलवान घोषित कर दिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। हुजूर जाति का सिंह यानी जो राज पंडित थे, उन्होंने घृणा का भाव अपने मुंह पर लाते हुए राजा से कहा कि महाराज, इसकी जाति तो देखिए और आप इसके पीछे सिंह लगा रहे हैं। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ हाँ सरकार, यह अन्याय है। यानी जो मैनेजर साहब थे, जो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने भी राज पंडितों की हमें हाँ करते हुए कहा कि महाराज, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, यानी इसने जो कार्य किया है वह किसी क्षत्रिय कार्य से कम नहीं है, क्षत्रिय के कार्य से कम नहीं है, राजपूत के कार्य से कम नहीं है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ ही वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। यानी जब से लुट्टन सिंह को राज पहलवान घोषित किया गया, तब से पौष्टिक भोजन मिलने के कारण, व्यायाम करने के कारण और राजा के मान सम्मान के कारण, स्नेह के कारण उसकी जो प्रसिद्धि थी वो चारों दिशाओं में फैल गई और भी बढ़ गई। और उसने सभी जो माने हुए पहलवान थे उन सबको चित कर दिया, यानी हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। एक और पहलवान था काला खां, उसके संबंध में ये बात प्रसिद्ध थी कि जैसे ही वह लंगोट पहनकर दंगल में आता और आली कहकर अपने मुकाबला करने वाले पर यानी अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, उस पर आक्रमण करता, तो जो प्रतिद्वंदी पहलवान है उसको लकवा मार जाता, यानी वह पंगु हो जाता या स्वयं ही हार मान लेता। तो लुट्टन ने उसको भी हराकर लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, यानी कि सब लोग उसे देखने के लिए आने लगे। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। जिस तरह पिंजड़े में और जंजीरों से बंद शेर दहाड़ता है, उस पिंजड़े को झकझोर कर हिला हिलाकर, उसी तरह जब वह पहलवान बोलता तब सब कहते कि राजा का शेर बोला। ठाकुर बाड़ी के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहेल करने की सूझ थी, यानी कुछ दुकानदार उसके साथ शरारत करते। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आप 1.5 सेर, और बैठ जाता कि अरे इसमें मना करने की कौन सी बात है, लेकर आ जाओ 1.5 सेर यानी 1.5 किलो। 2 सेर रसगुल्ला का उद्रस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। तब वह पहलवान कम से कम 2 किलो रसगुल्लों को खाकर और मुंह में 8-10 पान खाकर और उसकी जो ठोड़ी है उससे पान के रस को टपकाते हुए, लाल करते हुए मस्ती के साथ मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, यानी उसकी जो शक्ल है, उसकी जो रूप सज्जा है, वह अलग अजीब सी और विचित्र सी
दिखाई देती। आँखों पर रंगीन अवरक का चश्मा, अवरक कहते हैं चमकीले कागज़ को, तो उसकी आँखों पर चमकीले कागज़ों का चश्मा लगा होता है, यानी वह चमकीले कागज़ों का चश्मा पहना रहता। हाथ में खिलौनों को नचाता और मुँह से पीतल की सीटी बजाता हँसता हुआ वह वापस जाता, यानी उसके हाथ में खिलौने होते और वह अपने मुख से पीतल की सीटी बजाता और हँसता रहता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, यानी उसका शरीर तो बढ़ रहा था, उसकी शक्ति भी बढ़ रही थी, लेकिन जो उसकी बुद्धि थी वह घटकर बच्चों की बुद्धि की जैसी हो गई थी। जिस प्रकार बच्चे मेले में जब जाते हैं, चश्मा खरीदते हैं, खिलौने से खेलते हैं, सीटी बजाते हैं, इसी तरह के क्रियाकलाप वह पहलवान भी करता था, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी वह बच्चों की जैसी ही थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। यानी जैसे ही जब कभी दंगल होता और उसमें ढोल की आवाज़ सुनती तो उसमें लड़ने के लिए उसकी नसों में बिजलियाँ कौंधने लगती, यानी उत्साह का संचार उसमें हो जाता जैसे ही वह ढोल की आवाज़ को सुनता। लेकिन उसकी बराबरी का कोई उससे कुश्ती लड़ने के लिए नहीं मिलता, और यदि कोई किसी तरह उससे लड़ने के लिए हाँ भी कर देता तो राजा उसको आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर, यानी अपने शरीर पर मिट्टी को मलकर और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। जब कोई उससे लड़ने को तैयार नहीं होता और यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए क्या करता वह, जब निराश हो जाता तब अपने शरीर पर मिट्टी मलकर और उछालकर अपने आप को सांड या भैंसा साबित करने की कोशिश करता, और उसकी इन हरकतों को देखकर राजा साहब मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। इस तरह 15 वर्ष व्यतीत हो गए और पहलवान को, यानी लुट्टन सिंह पहलवान को कोई हरा नहीं सका और वह हमेशा अपराजित ही रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे, यानी जो उसके बेटे थे वे भी अपने पिता की तरह ही मजबूत शरीर वाले और हृष्ट पुष्ट थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, यानी ये जो पहलवान के दोनों बेटे हैं वे अपने बाप से भी ज़्यादा अपना नाम रोशन करेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के बागी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। तो लुट्टन सिंह पहलवान की जो दोनों लड़के थे उनको भावी पहलवान घोषित कर दिया गया, यानी लुट्टन सिंह के बाद वो दोनों राज पहलवान बनेंगे। इसलिए उनका जो भरण पोषण था, उनकी जो भोजन और व्यायाम की व्यवस्था थी वह भी दरबार से ही हो रही थी। और रोज़ प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर अपने दोनों पुत्रों को कसरत करना सिखाता था, और उसके साथ साथ वह उसे सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। वह कहता कि ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, यानी जब तुम दोनों कुश्ती लड़ो तब ढोलक की आवाज़ पर, उसकी थाप पर पूरा ध्यान तुम्हारा केंद्रित होना चाहिए। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझी। वह अपने पुत्रों से कहता कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा जो गुरु है वह यह ढोल ही है। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही, यानी उसकी शक्ति से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। जब भी तुम कुश्ती लड़ने जाओ सबसे पहले
दंगल में उतरने से पहले ढोलों को प्रणाम करना। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह नित्य दिया करता था। तो इसमें जो पहलवान है वह ढोल को अपना गुरु क्यों कहता है? क्योंकि ढोलक की जो उत्तेजक आवाज़ है, उसकी जो तीव्र आवाज़ है, वह लुट्टन सिंह पहलवान को कुश्ती करते हुए संघर्ष की प्रेरणा देती है। यानी उस ढोलक की आवाज़ से, उत्तेजक आवाज़ से लुट्टन सिंह को कुश्ती करते समय संघर्ष की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वह ढोल को अपना गुरु कहता है। शेष पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।